हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्नर में। जैसे कि हम बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रबंध के प्रकृति, अर्थ और कार्यों को डिस्कस किया था। आज हम प्रबंध के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे, जो हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित हैं, जो हेनरी फ्योल ने दिए थे। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत यानी कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत, जिसमें हेनरी फ्योल का संक्षिप्त परिचय है। देखिए, चलो पढ़ते हैं। हेनरी फ्योल ने हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था? 1841 में हुआ था। सन 1860 में इंजीनियर ग्रेजुएट हुए थे और फ्रांस की एक बड़ी कोयल कंपनी में इंजीनियर नियुक्त किए गए। 1872 में वे इसी कंपनी में प्रबंधक तथा 1888 में प्रबंध संचालक बन गए और अगले 30 वर्षों तक वह वहां पर कार्य करते रहे, मतलब कार्यरत रहे। ठीक है, उन्होंने 1916 में फ्रेंच भाषा में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक का प्रतिपादन किया था, यानी कि प्रकाशित हुई थी उनकी पुस्तक। और जिसका अनुवाद कब हुआ? 1929 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, यानी कि 1929 में क्या किया गया? अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, तो ये था इनका संक्षिप्त परिचय। और अब इनके प्रबंध के 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहला है कार्य का विभाजन। किसका? कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन समझ में आ गया होगा। कार्य को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो, यह विशिष्टीकरण का सिद्धांत है, यानी कि विशिष्टीकरण का सिद्धांत यानी कि जो स्पेशलाइज्ड है उस काम के लिए उसी को नियुक्त किया जाए, है ना। इन्होंने ये बोला था, देखो, फ्योल कार्य कुशलता के लिए विशिष्टीकरण को आवश्यक मानते हैं। यानी कि कार्य कुशलता के लिए क्या मानते हैं? विशिष्टीकरण को आवश्यक मानते हैं। जो स्पेशलाइज्ड होगा अपने काम में, जो भी निपुण होगा, अच्छा होगा, उसी को क्या माना जाएगा? कार्य कुशल माना जाएगा। इनके अनुसार कार्य विभाजन का नियम केवल कार्यशाला स्तर पर ही लागू करना पर्याप्त नहीं होगा। यानी कि इन्होंने बोला कि कार्य विभाजन का नियम केवल कार्यशाला जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं वहां पर, यानी कि कार्यशाला स्तर पर ही लागू नहीं करना, कार्यशाला स्तर पर ही लागू पर्याप्त करना लागू नहीं होगा। ठीक है, बल्कि कहाँ पर भी लागू करना है? सभी कार्य, चाहे वे प्रबंध संबंधी हो अथवा तकनीकी, पर समान रूप से लागू किए जाने चाहिए। यानी कि कहाँ कहाँ पर? सभी कार्य, चाहे वे प्रबंध संबंधी हो, चाहे वो प्रबंध से संबंधित हो, चाहे वो टेक्निक से यानी कि तकनीक से संबंधित हो, समान रूप से लागू किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा कार्य का विभाजन। दूसरा आता है अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार और उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार मतलब अथॉरिटी। अगर तुमने किसी को काम दिया है तो उसकी अथॉरिटी भी उसी को देनी चाहिए, ये इसमें इन्होंने कहा था। यानी कि किसी को काम दे रहे हो तो उसके अधिकार भी उसको सौंप देने चाहिए, ताकि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निडर होकर कार्य कर सके। ठीक है, देखो उन्होंने क्या बोला था। बिना अधिकार के उत्तरदायित्व व्यक्ति को प्रभावहीन बना देता है ना। सीधी सी बात है। फ्योल के शब्दों में बोला है, अधिकारों का परिणाम ही उत्तरदायित्व है। अधिकारों का जो परिणाम है वही क्या है? उत्तरदायित्व। यह अधिकार का स्वाभाविक परिणाम और आवश्यक रूप से अधिकार का ही दूसरा पहलू है। ठीक है, तथा जब भी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है उत्तरदायित्व का जन्म सत्य ही हो जाता है। यानी कि अपना आप ही उत्तरदायित्व का जन्म
हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे डिस्कस करते हैं। आगे दिया हुआ है अनुशासन का सिद्धांत। किसका? अनुशासन का सिद्धांत। ठीक है, अनुशासनों का सिद्धांत देखो। प्रबंध की सफलता के लिए संगठन में अनुशासन बनाए रखना नितांत जरूरी है ना। प्रबंध में क्या होता है, संगठन में क्या होता है, किसको? अनुशासन बनाए रखना, है ना। संगठन में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं तो अनुशासन नहीं होगा तो क्या होगा? संगठन बिखर सकता है। अनुशासन से जहां हमारा अभिप्राय नियमों के प्रति आस्था व उनके पालन से है, यानी कि जहां पर अनुशासन होगा वहां पर नियम बने हुए होंगे। अगर नियमों का उल्लंघन करोगे तो संगठन बिखर सकता है। ठीक है, किसी भी संस्था या संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वहां उच्च कोटि के निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। आदेशों या नियमों का उल्लंघन करने वालों को उचित दंड दिया जाए। ये हेनरी फ्योल ने डिसिप्लिन के बारे में बोला था। ठीक है, फिर बात करते हैं देखो आदेश की एकता की। आदेश की एकता सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी कह सकते हैं एक सिद्धांत था ये। इन्होंने बोला था आदेश की एकता। कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, यानी कि कर्मचारी को एक ही आदेश से एक ही अधिकारी से क्या मिलना चाहिए? आदेश मिलना चाहिए। यदि एक से अधिक अधिकारी से आदेश मिलेगा तो उसका ठीक से पालन नहीं हो सकेगा। फ्योल के अनुसार किसी संगठन में कर्मचारी के कार्यकुशलता पूर्वक कार्य के लिए आदेश की एकता का होना जरूरी है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया। अब मान लो तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स के भी टीचर हैं, अकाउंट्स के भी टीचर हैं और मैथ्स के भी टीचर हैं। अब मैथ्स वाले ये बोलने लगे कि मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं, पूरे दिन मैथ पढ़ो। अब अकाउंट्स वाले बोलने लगे कि अकाउंट्स के क्वेश्चन करने हैं, इकोनॉमिक्स वाले बोलने लगे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने हैं। अब बच्चा क्या हो जाएगा? ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि पूरे पूरे दिन अगर अकाउंट्स ही पढ़ेंगे, पूरे पूरे दिन अगर इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ों पर ध्यान कौन देगा, है ना। तो एक चीज पर ध्यान देना, यानी कि हमारा जो क्लास टीचर है या कोई हमारा मेंटोर है या कोई हमें सलाह देता है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। वो बताएगा क्या कि हर हर दिन थोड़ा थोड़ा सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। अब मान लो एक अधीनस्थ है, जैसे कि कौन? ए। अब वो किसको? बी को, सी को और डी को आदेश देता है। अगर इसी के साथ में एक और अधीनस्थ ले आऊं, ठीक है, इसी के साथ में एक और अधीनस्थ ले आऊं, कौन? एफ ले आते हैं, चलो कौन ले आऊं? एफ ले आऊं। ठीक है, अगर एफ आ गया तो वो बी को भी सलाह देगा, सी को भी आदेश देगा और डी को भी आदेश देगा। तो अब ये बी सी डी क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज्ड। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। भाई किसकी सलाह माने? तो ऐसे में हमारे फ्योल ने क्या बोला था? आदेश की एकता का सिद्धांत दिया था कि जितने भी कार्य होते हैं वहां पर क्या होना चाहिए? एक अधीनस्थ, एक ही अधिकारी, आदेश एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब। चलिए, पांचवा पॉइंट आता है निर्देश की एकता। ठीक, निर्देश। निर्देश कौन देता है? निर्देशक, यानी कि डायरेक्टर। देखो, किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले सभी क्रियाओं का संचालन एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए तथा उन सब के लिए एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। ठीक है, एक समूह के लिए एक समूह के लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक समूह के लिए एक समूह को कौन आदेश दे? निर्देश दे? एक ही अधिकारी निर्देश दे। ठीक है, चलो फिर देखो फ्योल के अनुसार क्या बोला गया है। निर्देश की एकता से अभिप्राय व्यक्तियों के समूह को व्यक्तियों के समूह को जिसका उद्देश्य एक समान हो, एक ही मस्तिष्क से
एक ही योजना का निर्माण करना है। यानी कि जिसका उद्देश्य क्या है, एक समान हो, है ना, एक ही मस्तिष्क से, एक दिमाग से, एक ही योजना का क्या करना है, निर्माण करना होता है। ये होती है निर्देश की एकता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आता है सिक्स्थ पॉइंट हमारा, कौन सा, सिक्स प्रिंसिपल आता है, कौन सा, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों को समर्पण करना। यानी कि सामूहिक हितों के लिए क्या करना, व्यक्तिगत हितों को छोड़ देना। व्यक्तिगत हित यानी कि अपने हितों को छोड़ देना, कि सबके साथ मिलकर काम करना है, अकेले मेरे को ही काम नहीं करना है। ठीक है, सबको शेयर करना है, मेरी वीडियो जैसे सबको शेयर करनी है, अपना हित मत सोचना। ठीक है, सबका हित सोचना। तो इसलिए सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का क्या करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। ठीक है, चलो इसी बहाने मैंने प्रमोशन भी कर दिया, है ना। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना आगे आने वाली वीडियोस के लिए। मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं थोड़ी सी मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, चलिए, संस्थाओं के हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, है ना, संस्था के हित में होता है। यही तो बोला, संस्था के हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण संस्था के किस में होता है, हित में होता है। यानी कि संस्था को फायदा देता है ये। अगर तुम व्यक्तिगत ही हित रखोगे तो जिस संस्था से तुम जुड़े हुए हो वहां पर क्या हो जाएगा, लाभ कम होने लगेगा। ठीक है, अगर सामूहिक एक साथ सबको एक साथ लेके चलेंगे तो हमारा क्या होगा, सामूहिक हित बढ़ेगा, बाउंडेशन होगी लोगों में, और क्या होगा, कार्य और तेजी से होने लगेगा। देखो जैसे इसमें बोल रहा है आगे, प्रबंधक प्रबंधक का सामान्य हित एवं व्यक्तिगत हित में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि प्रबंधक को क्या करना चाहिए, देखो प्रबंधक को सामान्य हित एवं व्यक्तिगत हितों में समन्वय स्थापित करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक, यदि किसी समय दोनों हितों में संघर्ष उत्पन्न हो जाए तो सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हित को क्या कर दें, बलि चढ़ा देना चाहिए। यानी कि अपने व्यक्तिगत हितों को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सामूहिक हित सर्वोपरि है। ठीक है, अगर किसी संस्था से तुम जुड़े हुए हो। ठीक है, चलो सेवेंथ पॉइंट को कवर अप करेंगे। कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक, क्या, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना, कर्मचारियों को सही पारिश्रमिक देना। यानी कि जितना वो अच्छे से काम करते हैं उसके हिसाब से उनको पैसे भी मिलने चाहिए, रुपए भी मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए, प्रबंधक का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रबंधक का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कर्मचारी को उनके द्वारा दिए गए कार्यों के लिए उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, है ना। यदि कर्मचारी को वेतन के संबंध में संतोष होगा तो उत्पादक क्या होगा, तो उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी, लाभ में हिस्सा बढ़ेगा। ठीक है, श्रम कल्याण योजनाएं बढ़ेंगी, उन्हें अन्य प्रेरणादायक योजनाओं को लागू करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देने में। चलिए, अब आता है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। क्या बोलता है इसमें, उद्देश्य सही हो तो साधनों का उचित है ना, उद्देश्य सही हो तो साधनों का उचित है, सही प्रयोग हो सकता है। साधन क्या होते हैं, उचित होते हैं, उनको सही प्रयोग किया जा सकता है अगर उद्देश्य सही है तो। ठीक है, संस्था के प्रबंध में इस सीमा तक अधिकारों का केंद्रीकरण, है ना, इस सीमा तक क्या होता है, अधिकारों का क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। और विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यह संस्था की परिसंपत्तियों का निजी परिसंपत्ति निजी परिसंपत्तियों को, ये कुछ नहीं है, ये काट देना जी, निजी परिसंपत्तियों को कार्य की प्रकृति आदि पर निर्भर निर्भर होता है। ठीक है, पूर्व केंद्रीकरण तथा
अथवा पूर्व विकेंद्रीकरण कभी भी संभव नहीं होते। देखो केंद्रीकरण का मतलब जो होता है, केंद्रीकरण का मतलब होता है अगर जो जितने भी सारे डिसीजंस हैं वो कौन करेगा, एक ही बंदा करेगा, यानी कि एक ही निरीक्षक करेगा, यानी कि एक ही डायरेक्टर करेगा। ठीक है। जो मेन मेन किसी संस्था में कौन होगा, मेन प्रबंधक होगा, मैनेजर होगा, जैसे कि मैनेजर होता है उसको डिसीजन एक ही करेगा और अथॉरिटी भी उसको मिलेगी। ठीक है, सारे काम वही देखेगा। ठीक, लेकिन विकेंद्रीकरण में ऐसा नहीं होता। विकेंद्रीकरण जो होता है, विकेंद्रीकरण में क्या होता है, सबको अथॉरिटी और उसके साथ साथ उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। सबको, भाई तुम ये काम करोगे, ए ये काम करेगा, बी ये काम करेगा, सी ये काम करेगा, है ना। तो ये सब क्या होता है, विकेंद्रीकरण में होता है। हाँ, जवाबदेही भी फिर उसकी हो जाती है जो काम कर रहा है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जवाबदेही भी उसकी हो जाती है, जबकि केंद्रीकरण में जवाबदेही किसकी होती है, केंद्रीकरण में जवाबदेही होती है किसकी, मैनेजर की। मैनेजर ही सबको जवाबदेही, जो भी काम अच्छा हुआ है वही उसको क्रेडिट लेगा, अगर काम बुरा हुआ है तो जवाबदेही मतलब उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में ये फर्क होता है। ठीक है, तो उन्होंने भी यही बोला था कि केंद्रीकरण से स्टार्ट होना चाहिए, केंद्रीकरण की सीमा के बाद ही क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ था इसमें। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा 9th पॉइंट, सोपान श्रृंखला। क्या आता है, सोपान श्रृंखला। ठीक है, सोपान श्रृंखला में क्या होता है, प्रत्येक संवाद को एक निश्चित रास्ते से गुजरना चाहिए। प्रत्येक संवाद को क्या होना चाहिए, एक निश्चित रास्ते से गुजरना चाहिए। अधीनस्थों को भी अधीनस्थों को भी अपने विवेक से कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अधीनस्थों को भी अपने विवेक से कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारी एवं संदेश वाहन की एक सोपान श्रृंखला होती है, जो उच्चतम अधिकारी से न्यूनतम स्तर के अधीनस्थ तक सीधा न्यूनतम स्तर के अधीनस्थ तक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, यानी कि अधिकारी की एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर और तथा सुझाव वह संदेश वाहन नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि कोई ए है, फिर बी है, फिर सी है। ठीक, अब इधर हो गए, डी हो गया, एफ हो गया। अब सी को एफ से कुछ पूछना है या कोई सलाह देनी है, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो क्या होगा, पहले सी जो है वो बी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, बी जो है वो ए तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, ए जो है वो डी को बताएगा, डी जो है वो एफ को बताएगा। तो ये होती है हमारी सोपान श्रृंखला। ठीक है, और कभी कभी इसमें बोल रखा है कि कभी कभी अगर इमरजेंसी हो जाए, अत्यधिक काम हो जाए, मतलब अत्यधिक जरूरत वाला काम हो जाए, तो सी जो है डायरेक्ट किसको, ए को रिपोर्ट, एफ को रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, सोपान श्रृंखला। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत। व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत। ठीक है, व्यवस्था और क्रमबद्धता, यानी कि प्रबंध में सबसे पहले क्या चाहिए, हमें व्यवस्था चाहिए। प्रबंध कहते हैं ना, प्रबंध करो या व्यवस्था करो, है ना। तो वही सिद्धांत इन्होंने दिया था हमारे हेनरी फ्योल ने। देखिए, प्रत्येक उपक्रम में दो अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे कि भौतिक संसाधनों के लिए भौतिक व्यवस्था, मानवीय संसाधनों के लिए सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, भौतिक संसाधनों को व्यवस्थित करने का अर्थ है कि हर वस्तु के लिए उचित स्थान होना चाहिए, वह हर वस्तु अपने उचित स्थान पर ही होनी चाहिए। इस प्रकार मानवीय संसाधनों को व्यवस्थित
करने का अर्थ है कि हर व्यक्ति के लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए, हर व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर होना चाहिए, है ना। तो यही हमारा क्या है, दो चीजें हैं भाई, जो क्या कहते हैं, कार्यशाला में दो ही तो चीजें होती हैं, एक तो होती है क्या कहते हैं मशीन, और एक होते हैं मानव जो उनको चलाते हैं, है ना। तो उन दोनों के बारे में इन्होंने बताया है इस सिद्धांत में। आगे देखो, समता का सिद्धांत। ठीक है, समता का सिद्धांत मतलब समान अधिकार, सबको समान अधिकार, कोई ऊंच नीच का भेद भेद नहीं, कोई काम में भेद नहीं, किसी कोई चहेता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। जैसे क्या होते हैं, स्टूडेंट जो है टीचर के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, देखो, कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना नहीं चाहिए, इसमें नहीं होगा, मतलब सॉरी, कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, इसमें नहीं होगा, यहाँ पर नहीं आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ जाएगा यहाँ पर, पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रबंधक को समस्त कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार के लिए पक्षपात अत्यधिक हानिकारक है। ठीक है, व्यवसाय के लिए क्या है, व्यवसाय के लिए पक्षपात अत्यधिक हानिकारक है। अधिकारी को व्यवहार में आवश्यकता से अधिक कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर क्या होगा, आवश्यकता से कठोर होगा तो क्या हो जाएगा भाई, कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, है ना, उनका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर वो काम करना बंद कर देंगे, तो उचित अनुकूलतम उपयोग उनका नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे 12वें की। 12वां प्रिंसिपल क्या कहता है, कर्मचारियों के कार्यकाल, कर्मचारियों के कार्यकाल को कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, यानी कि उनकी जो जॉब है, जो उनको तुमने रख रखा है, क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, कर्मचारियों को कार्य समझाने के लिए कार्य समझाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। ठीक है, कार्य समझाने के लिए समय दिया जाना चाहिए, उसके ये कुछ नहीं है, सॉरी, ये कुछ नहीं है, ये चाहिए, उनके कार्यकाल में स्थायित्व होना अपेक्षित होता है, यानी कि उनके कार्यकाल में क्या होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। कर्मचारियों को बार बार बदलना ठीक नहीं है, एक साधारण कर्मचारी बार बार आने जाने वाले कुशल कर्मचारी से क्या है, अच्छा होता है, यानी कि जो साधारण कर्मचारी है बार बार आने जाने वाले कुशल कर्मचारी से क्या होता है, अच्छा होता है। चाहे कोई तुम्हारे पास कितना ही अच्छा हो, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत पुराना वर्क कर रहा है, बहुत पुराने से तरीके से काम कर रहा है, जबकि वो साधारण है, लेकिन जो आने बार बार आ रहा है फिर छोड़ के चला जाएगा, फिर आ रहा है फिर छोड़ के चला जाएगा, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उससे अच्छा है कौन, साधारण कर्मचारी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कहा है जो स्थायित्व, जिसको हमने स्थायित्व की बात की है। चलिए, फ्योल ने इस बात पर अधिक बल दिया है, जहां तक संभव हो सके कर्मचारी के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए, जिससे कि वे निश्चित होकर तत्परता पूर्वक कार्य कर सके। ठीक है, यानी कि उनके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा सा काम बिगाड़ दूंगा तो मैं निकाला जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। ठीक है, इसीलिए उनके काम में क्या होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, पहले करने की क्षमता, सॉरी, पहल करने की क्षमता। ठीक है, पहल करने की, कौन काम पहले करेगा, जैसे बच्चों कहते हैं ना कि भाई कौन बताएगा इसका आंसर, जी मैं बताऊंगा, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो पहल करने की इच्छा, पहल करने की क्षमता सब में होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्योल ने इस सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा प्रबंधकों से अनुरोध किया है कि वह अपने झूठे आत्मसम्मान की भावना को क्या कर दें, त्याग दें, तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को काम करने की पहल करने दें। यानी कि जो भी जिसको भी आंसर आता है वो क्या करता है, वो चुप बैठ रहता है ना,
तो ऐसे ही जिसको पता है वो चुप बैठ रहता है, और जिसको नहीं पता है वो सोचता है कि भाई मैं करूंगा, तो वो क्या करेगा, वो हाथ उठा देगा, जी मैं बताऊंगा जी सर, ये वाला क्वेश्चन, ये इसका आंसर मैं बताऊंगा, है ना। ऐसे ही तो करते हैं। तो चाहे वो गलती बताए, लेकिन ये है जिसको पता है वो चुप रहे। यानी कि जैसे इन्होंने फ्योल ने बताया था कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को काम करने की पहल करने दें, ठीक है, अपने आत्मसम्मान को त्याग दें, कोई बात नहीं, इनको करने दें। इससे व्यापार की शक्ति बढ़ती है। क्या होती है? व्यापार की शक्ति बढ़ती है। प्रबंधकों को चाहिए कि वे कर्मचारी का अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कर्मचारी का हौसला बढ़ सके और प्रबंधकों का काम भी आसान हो सके, ठीक है। तो ये हमारा 13 प्रिंसिपल्स था। फिर लास्ट प्रिंसिपल आता है हमारा 14वां प्रिंसिपल, होता है सहयोग की भावना का सिद्धांत। यानी कि सहयोग कि एक दूसरे से काम में सहयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं, काम में जुट जाने की भावना का होना आवश्यक है। अपने व्यवसाय के सम्मान के लिए कार्य करना चाहिए। फ्योल ने फ्योल ने मिलकर कार्य करने पर बहुत जोर दिया है। अतः जब तक कर्मचारी मिलकर एक टोली के रूप में कार्य नहीं करेंगे, तब तक सफलता संदिग्ध बनी रहेगी। यानी कि इन्होंने सहयोग की भावना में क्या कहा है कि एकजुट होकर काम करें और अपने व्यवसाय को संपन्न बनाएं, अपने व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएं। अगर एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, सब अलग अलग काम करेंगे, सब अपने मन से काम करेंगे, तो क्या होगा, वो व्यवसाय, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो वो काम पूरा होगा ही नहीं और व्यवसाय डूब जाएगा, ठीक है। तो फ्योल ने मिलजुल कर काम करने के लिए कहा है। तो ये थे हेनरी फ्योल द्वारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिनको प्रशासनिक प्रबंध भी कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कुछ 6 क्रियाएं भी दी हैं, 6 क्रियाएं भी बताई हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए क्या क्या बोला इन्होंने 6 क्रियाओं में। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध की क्रियाएं, देखो हेनरी फ्योल ने कितनी क्रियाएं दी हैं, 6 क्रियाएं दी हैं, ठीक है। व्यवसाय की 6 क्रियाएं दी हैं। चलिए, सबसे पहले आती है तकनीकी क्रियाएं, ठीक है। तकनीकी क्रियाएं जिसमें क्या आता है, तकनीक किस चीज में जरूरत होती है, तकनीक की, क्या, प्रोडक्शन करने में, यानी कि उत्पादन संबंधित क्रियाओं को करने में क्या होती है, तकनीक की जरूरत होती है। फिर आता है वाणिज्यिक क्रियाएं, जिसमें क्रय विक्रय से संबंधित क्रियाएं आती हैं, ठीक है। यानी कि वाणिज्यिक क्रियाओं में क्या होता है, वाणिज्य मतलब हिसाब किताब रखना, यानी कि क्रय विक्रय कितना हुआ, कितना क्रय हुआ, कितना विक्रय हुआ, ठीक है। फिर आता है हमारी वित्तीय क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं जिसमें क्या होता है, पूंजी क्या होती है, उपलब्ध कराई जाती है और उसका अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास पूंजी है, सही ढंग तरीके से क्या करना, उपलब्ध करना। मतलब हम व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं, तो हमारे पास पूंजी पूंजी कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, तो उसको उपलब्ध करना और उसका सही ढंग तरीके से क्या करना, अनुकूलतम उपयोग करना, ठीक है। फिर आती है सुरक्षा की क्रिया। सुरक्षा की क्रिया संपत्ति तथा लोगों की सुरक्षा से है। जो हमारे पास संपत्ति है और जो हमारे लोग हैं, जो हमारे कौन है, कर्मचारी हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो भी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी क्या कर होती है, सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। फिर आती है लेखांकन क्रियाएं। लेखांकन क्रियाओं का मतलब है जिसमें ले, लेखांकन रखना व सांख्यिकी को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि हिसाब किताब रखने में, यानी कि सांख्यिकी को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कौन सा, प्रबंध की क्रियाएं, ठीक है। इसमें प्रबंध की क्रियाएं जैसे कि 5 हमारे काम होते ही होते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो इनको पढ़ने की मतलब रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ो, बार बार मेरी वीडियो देखो, तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको ये 14 प्रिंसिपल्स और 6 भाग आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो मैंने अभी सद्भावना वाला प्रिंसिपल बताया था, तो
मेरे साथ भी थोड़ी सी सद्भावना दिखाना, है ना। लाइक, वीडियो देखोगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना, ठीक है। चलिए, आगे की वीडियो, कल की आगे जो वीडियो आने वाली हैं वो अब लगातार आएंगी, तो इसलिए ध्यान से मेरी वीडियो देखते रहिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।